जी, गुड इवनिंग जी। लास्ट क्लास के अंदर हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किया था और आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ इंडिविजुअल एटम और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम। याद आया कुछ? है ना, यही दो बातें हमने करी थी कि प्रॉपर्टीज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ इंडिविजुअल एटम, जिसके अंदर सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें आप ग्रुप ऑफ एटम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। फिर हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्ट रिलेशन में होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो सकती है। कह सकता हूँ। लास्ट क्लास का कुछ याद आ रहा है? पढ़ा ही नहीं तो याद कहाँ से आएगा? लिखो, द प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, द प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लिखो, द प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड to their electronic configuration, the properties which are directly or indirectly related to electronic configuration and which show a regular gradation the properties which are directly or indirectly related to their electronic configuration and which show a regular gradation when we move from left to right in a period, or from top to bottom in a group. When you move from left to right in a period or from top to bottom in a group, or from top to bottom in a group. ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ इंडिविजुअल एटम, जिसके अंदर सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है, लाइक वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटसेट्रा। और ये प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली रिलेट करती है। फिर मैंने आपको क्या बताया था? प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ सकती है? मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है। ये तो बड़ी दोनों कॉमन सी प्रॉपर्टी है। और क्या आ सकता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये सब ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि एटॉमिक नंबर डायरेक्टली रिलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। ठीक है जी। चलो डालो हेडिंग एटॉमिक रेडियस। अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट हेडिंग इज एटॉमिक रेडियस। क्या होता है एटॉमिक रेडियस? एटम का रेडियस तो होता है, ये तो आपने हेडिंग के अकॉर्डिंग मुझे बता दिया। एटम का रेडियस, एटॉमिक रेडियस। मैं पूछूंगा आपसे एटॉमिक मास, सर एटम का मास, एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन क्लाउड याद है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, है ना। देखो, वैसे हम एटम को ना स्फेरिकल मान के चलते हैं, तो एटम के सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक के बीच के डिस्टेंस का एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। अगर मैं एटम को स्फेरिकल कंसीडर करूं, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये मैंने एटम बना दिया, तो एटम के सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं, जितनी आसानी से आप लोगों ने एटॉमिक रेडियस को समझ लिया है, उतनी आसानी से क्या आप इसे कैलकुलेट कर पाओगे? कैसे बताना? अच्छा मुझे बताओ, एटॉमिक जितना आपको समझ में आ रहा है उतना बताओ, एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या परेशानियां हमें फेस करनी पड़ती है? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटा होता है, ये कह सकते हैं।
उससे भी छोटे तो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, तो ये कहना गलत है। आप ये बोल सकते हो एटम का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है और हम आइसोलेट नहीं कर पाते एटम को, तो एटम के एटॉमिक रेडियस भी निकालना डिफिकल्ट है। जब आप एटम को, सिंगल एटम को आइसोलेट ही नहीं कर पाओगे, आइसोलेट का मतलब सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो एटॉमिक रेडियस कैसे निकालोगे? पहली प्रॉब्लम। और बताओ, अब मैंने आपको एक हिंट दे दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहकर। आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका फिक्स्ड नहीं होता है। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने आपको ड्रॉ करना बताया था, जिसके अंदर मैंने एक केस लिया था, हाइड्रोजन की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बोला था और कहा था कि 500,000 पिक्चर्स क्लिक कर दो और उनको सुपर इम्पोज कर दो, आपको एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बाउंड्री प्रिसाइज थी? कोई बाउंड्री प्रिसाइज नहीं थी, वो तो हमने खुद से बनाई थी। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बाउंड्री प्रिसाइज नहीं है, तो एटॉमिक रेडियस कैसे प्रिसाइजली निकाल लोगे? दो प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के प्रेजेंस में डिस्टॉर्ट कर जाता है। डिस्टॉर्ट करने का मतलब बदल जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के प्रेजेंस में या दूसरे एटम के प्रेजेंस में डिस्टॉर्ट कर जाता है, शेप बदल जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड में वेरिएशन आ जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस में भी वेरिएशन आ जाएगा, तो आप एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करते वक्त ये सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है हमें। तो लिखो, पहले लिखो, द हेडिंग डालिए एटॉमिक रेडियस, लिखो उसमें द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, the distance from the center of the nucleus to the outermost shell, the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons, to the outermost shell containing electrons. I repeat, the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons। ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन लिखो और करके, the distance from the center of the nucleus, the distance from the center of the nucleus to the point। अब चैप्टर इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो गया। एटॉमिक रेडियस पढ़ना है, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ना है, अब इंटरेस्टिंग चैप्टर है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम, अप टू विच द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बेसिस पे बता दी मैंने आपको एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन। भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना बड़ा होगा एटॉमिक रेडियस भी बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा कर दोगे एटॉमिक रेडियस भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखो। दोनों बढ़िया है, वैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है ना। आगे लिखो, डिफ़िकल्टीज़ इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक रेडियस। क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ती है वाइल कैलकुलेटिंग द एटॉमिक रेडियस। डिफ़िकल्टीज़ इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक रेडियस, लिखो पहली डिफ़िकल्टी, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग दी, थोड़ा तेज लिखना, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग दी एटम, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। वो जो बाउंड्री आप लोगों ने बनाई थी ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, अगर आपको याद हो सेकंड चैप्टर, हमने खुद से एक बाउंड्री बनाई थी, वो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाई थी ताकि चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए, वरना इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बाउंड्री नहीं होती है। डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री, हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन never becomes zero, hence the probability of finding an electron never becomes zero even at large distances from the nucleus। probability of finding an electron never becomes zero even at large distances from the nucleus। ठीक है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो बाउंड्री होती है, कोई बाउंड्री ही नहीं होती, होती क्या, कोई होती ही नहीं है बाउंड्री, हमने खुद से क्रिएट करी थी।
और बाउंड्री ना होने की वजह से मुझे एक अंदाज़ा लग गया था कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी दूर तक भी ज़ीरो नहीं होगी, है ना। एक आधा इलेक्ट्रॉन तो दूर निकल रहा था ना। अगला लिखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम। सिंगल एटम को आइसोलेट करना इजी नहीं है। स्टिल हमने मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सिंगल एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करा है, अगर आपको याद हो तो। It is not possible to isolate a single atom for the purpose of determination of its radius. थर्ड, सेकंड रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स रेडियस। थर्ड लिखो, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of an atom, the probability distribution of electrons of an atom is appreciably affected by presence of other atoms. The probability distribution of electrons of an atom is appreciably affected by presence of other atoms. अभी यही बोला था मैंने। सिंपल वर्ड्स में बोलो, केमिकल इन्वायरमेंट आप लोग बोल सकते हो कि एक एटम के आसपास क्या केमिकल इन्वायरमेंट है, उससे एटम की एटॉमिक रेडियस अफेक्ट कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज एप्रिशिएबली अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स within its molecule or in its neighborhood. Thus the atomic radius may change in going from one environment to the other. यही तो इन 3 पॉइंट अभी बताए थे ना मैंने। आप सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। जब आप सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते तो सिंगल एटम के एटॉमिक रेडियस को भी आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी बाउंड्री प्रिसाइज नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई बाउंड्री ही नहीं है तो एटॉमिक रेडियस कैसे प्रिसाइज आ जाएगी? समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप एस ऑर्बिटल भी ले लो, एस ऑर्बिटल की कोई प्रिसाइज बाउंड्री है ही नहीं। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई प्रिसाइज बाउंड्री ही नहीं है तो एटॉमिक रेडियस कैसे प्रिसाइज निकाल लोगे आप? एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकाल लोगे? तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि एक एटम के आसपास का जो केमिकल एनवायरनमेंट होता है वो उसी एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अफेक्ट करता है, तो एटॉमिक रेडियस बदल जाएगी। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है कि अलग अलग बॉन्डेड स्टेट पे एटॉमिक रेडियस भी बदल जाती है। लिखो, ये समझ में आएगा आपको थोड़ी देर में। लिखो, द एटॉमिक रेडियस ऑल्सो चेंजेस। फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, द एटॉमिक रेडियस ऑल्सो चेंजेस। The atomic radius also changes when the atom is present. The atomic radius also changes when the atom is present in different bonded states. The atomic radius also changes when the atom is present in different bonded state. सुनो अब आगे। जो एटॉमिक रेडियस होती है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है जी कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है जी वैन डर वाल्स रेडियस, तीसरा है जी मेटालिक रेडियस, और एक अलग से ही पढ़ना है आपको आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस को मैं एटॉमिक रेडियस तो नहीं बोलूंगा क्योंकि एटम इज अ न्यूट्रल
एटम इज द न्यूट्रल, आयन कैटाइन और अनाइन हो सकता है। तो मैं इसको एटॉमिक रेडियस की कैटेगरी में नहीं डालूंगा, बट इसके साथ पढ़ूंगा, ठीक है। फोर्थ वन इज आयनिक रेडियस, फोर्थ वन इज आयनिक रेडियस, ठीक है जी। और आयनिक रेडियस फर्दर दो टाइप्स की होती है, कैटाइनिक रेडियस, कैटाइनिक रेडियस और अनाइनिक रेडियस, ठीक है जी। अभी लिखना नहीं, लिखवाऊंगा तरीके से। मैंने क्या बोला, एटॉमिक रेडियस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, आई मीन टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या है। कोवेलेंट रेडियस नंबर 1, वैन डर वाल्स रेडियस नंबर 2, ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, वैन डर वाल, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस। और फिर मैंने क्या बोला, आयनिक रेडियस, इसी के साथ पढ़ेंगे। आयनिक रेडियस मतलब आयंस की रेडियस। आयन आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, कैटाइन और अनाइन। कैटाइन की रेडियस कैटाइनिक रेडियस, अनाइन की रेडियस अनाइनिक रेडियस, ठीक है। स्टार्ट करते हो कोवेलेंट रेडियस से। कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ रखा है आप लोगों ने, अरे बोलो भाई, आवाज ही नहीं आ रही है, वैसे तो बहुत ज़्यादा आवाज आती है। कोवेलेंट रेडियस आई मीन कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है ना। मैं याद दिला देता हूँ आपको, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है कि हम दोनों मूवी देखने गए, मान लो ये भाई और मैं, हम दोनों मूवी देखने गए। आजकल कौन सी चल रही है मूवी, अभी कोई आ रही है, ओपनहाइमर। हम दोनों गए तो जितना भी एक्सपेंडिचर आया मूवी देखने का, स्नैक्स खाने का, वो हमने हाफ हाफ बांट लिया। ऐसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ऐसा थोड़ी ना कि भाई से ही मैं खर्च करवा रहा हूँ और मैं बैठा हुआ आराम से, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग में नहीं आता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है जी। तो आपके सामने मैं H2 का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, ये तो जो आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास की बातें हैं, मैं ये जो आप लोगों ने पढ़ा है ये 10th क्लास की बातें हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट आप लोग अब बड़ी क्लासेस में आ गए हो, तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। और मॉडिफाई क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। जैसे मुझे इसकी बॉन्डिंग बतानी है, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, ठीक है, हाफ फील्ड है। दूसरा हाइड्रोजन ले आओ, इसको ए बोल दो, आपके समझ के लिए ए बोल देते हैं, तो दूसरे वाले को बी बोल दो, उसकी भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो ये भी हाफ फील्ड है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फील्ड है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों को ओवरलैप करा दो। तो ये 1s आ गया, पहले वाले हाइड्रोजन एटम का 1s आ गया, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का 1s आ गया, ये आपका ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैपिंग रीजन है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये 1s ए था, मतलब हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन एटम का 1s था, ये इस वाले हाइड्रोजन एटम का 1s पी है। आया समझ में। तो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, H2 बन चुका है ना, H2 तो बन चुका है ना। अरे अभी तुम इस पे दिल लगाओ भाई, इस पे ध्यान दो अभी, ठीक है। चैप्टर 4, 5 पढ़ लेंगे जब आएगा, बट मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, तो ये टॉपिक समझाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये पहले वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, है ना। समझ आ रहा है ना भाई। इस वाले न्यूक्लियस से लेके इस वाले न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ, या फिलहाल इस केस में बोल रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है जी। एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर मैं बॉन्ड लेंथ या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दूं, क्या आ जाएगी, किसकी, हाइड्रोजन एटम की रेडियस आ जाएगी। बट ये वाली जो रेडियस है आपने कहाँ कैलकुलेट करी है, कोवेलेंट बॉन्डेड H2 मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करिए, इसलिए मैं इसको बोलूंगा कोवेलेंट रेडियस। आया समझ में। आपने करना कुछ नहीं है, फिलहाल ये दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है, ये एक मेरे लिए अच्छी बात है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस निकाल लूंगा, और बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस
बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, इसको कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगी कोवलेंट रेडियाई। और ये कोवलेंट रेडियाई किसकी मिली है? फिलहाल हाइड्रोजन की मिली है। आया समझ में? ये है आपकी कोवलेंट रेडियाई। कुछ घुसा दिमाग में? क्या नहीं घुसा बताओ? अबे इसमें कोई टॉपिक अटका होगा ना, ये पूरा ही अटक गया। वेरी गुड, तो सुन ही नहीं रहे इसका मतलब आप। इतनी बढ़िया तो समझाया है मैंने। ये समझ आया? इस एटम सॉरी इस सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। भाई मैं इसको आधी कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? रेडियस नहीं आ जाएगा? इसमें क्या डिफिकल्ट है? तुम क्या देख रहे हो उसको? तुम भी तो हाँ करने वाले में थे। दो एटम आपस में बॉन्ड बना रखे हैं, मैंने दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, सेंटर टू सेंटर मतलब न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, और उस डिस्टेंस को निकाल के आधा कर दिया, तो इस वाले हाइड्रोजन एटम की रेडियस आ गई। अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड लेंथ है, यहां पर बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 इज 74 पिकोमीटर। आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, हाइड्रोजन की रेडियस आ जाएगी 74/2 37, और ये आपकी कोवेलेंट होगी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आपने ये रेडियस कौन से बॉन्ड के अंदर निकाली है? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर निकाली है। कुछ घुसा दिमाग में? लिखो पहले तो ये लिखो आप, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट रेडियाई, सॉरी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई, मेटालिक रेडियाई। फिर कोवेलेंट रेडियस को हेडिंग बनाओ, डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर इसको कॉपी करना। हाँ पूछो। मैं टेक्निक होती है एक्सरे डिफ्रैक्शन पे, XRD शॉर्ट फॉर्म में XRD बोलते हैं। उस टेक्निक के थ्रू ये डिस्टेंस आ गया है, उस डिस्टेंस को निकालने के बाद आपने बस मैथमेटिक्स लगानी है, हाफ कर देना है। लिखो, लिख लिया टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। नंबर 1 कोवेलेंट रेडियाई, नंबर 2 वैन डर वाल्स रेडियाई, नंबर 3 मेटालिक रेडियाई। अब लिखो कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन। इट इज, आपने ये लिख लिया, देखो हाँ ये लिख लो, ये अलग से पढ़ना है, ये इसके साथ नहीं है। एटम हाँ लिख लो, तो पहले ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे क्योंकि रेडियस वाला टॉपिक है इसलिए। कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस। लिखो, इट इज डिफाइंड एज, कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन लिखनी है सर जी। It is defined as 1/2 the distance. It is defined as 1/2 the distance between the nuclei. It is defined as 1/2 the distance between the nuclei. Nuclei वर्ड कब यूज करते हैं? जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हम कंसिडर करते हैं। It is defined as 1/2 the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms. Of two covalently bonded atoms. It is defined as 1/2 the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same element, in a molecule. Of the same element in a molecule. अब इसे उतार लो, ये सारा उतार लो जो जो लिखा है। पहले फॉर्मूला बताया है, ये भी लिख देता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में लिख देता हूँ यहाँ पर। A covalent bond is formed by the overlapping of half-filled atomic orbital। ठीक है जी। एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं। ये आपका ओवरलैप्ड रीजन है, ये वाला, यहीं पर ही आपके वो दोनों इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। ये मैंने प्रिसाइज एग्जांपल बता दिया आपको हाइड्रोजन का लेते हुए। पिकोमीटर में है डायमेंशंस। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ये आप लोगों ने पढ़ रखा ऑलरेडी।
लिखो आगे ये एक लाइन लिख लो, एटॉमिक रेडियाई आर मेजर्ड, एटॉमिक रेडियाई आर मेजर्ड बाय ईदर एक्सरे the atomic radii are measured by either X-ray or some spectroscopic methods. Atomic radii are measured by either X-ray और some spectroscopic methods. तो ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग वैन डर वाल्स रेडियाई. नेक्स्ट हेडिंग वैन डर वाल्स रेडियाई. नेक्स्ट हेडिंग वैन डर वाल्स रेडियाई. वैन डर वाल्स रेडियस. आप पहले मुझे बताए जो ग्रुप 18 वाला एलिमेंट था, हीना, नीना और करीना का एक्सेल रंगीन, वहाँ पे ना तो हीलियम किसी से बॉन्ड बनाता है, नहीं बनाता किसी के साथ, नियॉन भी कोई कंपाउंड नहीं बनाता, आर्गन भी नहीं बनाता, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन फिर भी बना लेते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हीलियम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, नियॉन किसी का बॉन्ड नहीं बना रहा, तो उसकी एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे आप, है ना. सबसे पहले तो आप ये समझो जो वैन डर वाल्स रेडियस है, इससे पहले हम बात करेंगे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट इज अ वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है जी, जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सभी एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है. तो हीलियम के बीच में एग्जिस्ट करेगा. लिटरली बॉन्ड नहीं बनता इधर, ये ध्यान रखना, बॉन्ड नहीं बनता यहाँ पे. ये जो वैन डर वाल्स रेडियस है, हमेशा ध्यान रखना, नॉन बॉन्डेड स्टेट के लिए कैलकुलेट की जाती है. कोवेलेंट रेडियस बॉन्डेड स्टेट के लिए कैलकुलेट की जाती है. कोवेलेंट रेडियस के अंदर आपने लिटरली कोवेलेंट बॉन्ड देखा था, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं देखते हैं, पहली बात. ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियस आपका वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सबके बीच में एग्जिस्ट करता है. तो आप दो हीलियम एटम ले लो, ये रो पहला हीलियम एटम ये रहा, दूसरा हीलियम एटम ये रहा. ठीक है जी, ये भी हीलियम है, ये भी हीलियम है. ठीक है, सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते थे मैडम जी? बॉन्ड तो बन नहीं रहा यहाँ पर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा ना यहाँ पे. मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो वैन डर वाल्स रेडियस है वो नॉन बॉन्डेड स्टेट के लिए होती है, दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता. ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया कि जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो सबके बीच में एग्जिस्ट करता है. तो मैंने दो हीलियम एटम ले लिए, ये बेसिकली नोबल गैसेज है, दोनों एटम को साथ रखा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कौन सा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो इस हीलियम के सेंटर से लेके दूसरे हीलियम के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलोगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. और इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, किसकी रेडियस आ जाएगी? हीलियम की. तो इसे कोवेलेंट तो बोल नहीं सकता, इसे मैं क्या बोलूंगा? वैन डर वाल्स रेडियाई. और क्या बोल सकते हो आप? इनर्ट गैस रेडियाई. भाई नोबल गैसेस के लिए निकाल रहे हो, इनर्ट गैस रेडियाई बोल सकते हो. एक और एग्जांपल लो, लेट्स से मैंने एक HCl मॉलिक्यूल लिया, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, है ना. HCl के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बनता है. तो हाइड्रोजन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं H और Cl. अब मैं दूसरा HCl मॉलिक्यूल ले रहा हूं, हाइड्रोजन, क्लोरीन. ठीक है, इन दोनों HCl के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है. ठीक है, तो इस वाले क्लोरीन के सेंटर से लेकर दूसरे वाले क्लोरीन के सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को निकाल लो आप. तो क्या निकलेगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. फिर उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को आप हाफ कर दो तो क्लोरीन की रेडियाई आ जाएगी. इन अ सिमिलर वे आप हाइड्रोजन की भी निकाल सकते हो.
सर जी जब आप इधर देखोगे नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। अरे मैडम जी कुछ नहीं लिया, एक HCl मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा HCl मॉलिक्यूल ये रहा, दोनों मतलब दोनों HCl मॉलिक्यूल को इस तरीके से रखा है, क्लोरीन क्लोरीन आमने सामने आ गए। आने को तो HCl मॉलिक्यूल आप ऐसे भी रख सकते थे, ठीक है। तो इस वाले क्लोरीन के सेंटर से लेके दूसरे वाले क्लोरीन के सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलूंगा। बॉन्ड लेंथ तो बोल ही नहीं सकता ना मैं, बॉन्ड तो बना ही नहीं है यहाँ पर। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दो, क्लोरीन की रेडियस आ जाएगी, वैन डर वाल्स रेडियस बोलोगे। इन अ सिमिलर वे इस मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ रख दो, अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने कर दो, ठीक है जी। तो ध्यान रखना जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बॉन्डेड स्टेट में कैलकुलेट की जाती है, नंबर 1। वैन डर वाल्स रेडियस नॉन बॉन्डेड स्टेट में कैलकुलेट की जाती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन है, वैन डर वाल्स रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में कौन बड़ा है? वैन डर वाल्स बड़ा है ना। आपने डायग्राम ड्रॉ करा था यहाँ पे, एक दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज कर गए थे, मतलब हाँ ओवरलैपिंग हो गई थी, मतलब दोनों एटम के सेंटर थोड़े से पास आ गए थे, न्यूक्लियस थोड़े पास आ गए थे। यहाँ पे कोई मर्जिंग नजर आ रही है? एक रीजन ये कह सकते हो। दूसरा रीजन, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है एटम थोड़े दूर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा एटम ज़्यादा पास। जब एटम ज़्यादा पास तो रेडियाई भी उसकी छोटी, एटम दूर तो रेडियाई उसकी बड़ी, ठीक है ना। तो लिखो वैन डर वाल्स रेडियस हेडिंग डालो, इसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज 1/2 the distance. It is defined as 1/2 the distance between the nuclei. It is defined as 1/2 the distance between the nuclei of two identical देखो नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम आ गया ना वर्ड, नॉन बॉन्डेड। इट इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स और टू adjacent identical atoms. Two adjacent identical atoms. It is defined as 1/2 the distance between the nuclei of two identical non-bonded isolated atoms or two adjacent identical atoms belonging to two neighboring molecules. ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, टू नेबरिंग मॉलिक्यूल वाली बात आ गई। belonging to two neighboring molecules of an element in the solid state. I repeat, it is defined as 1/2 the distance between the nuclei of two identical non-bonded isolated atoms or two adjacent identical atoms belonging to two neighboring molecules of an element in the solid state. उतार लो। हाँ जी, ये भी दोनों डेफिनेशन कंसिडर हो रही है इसके अंदर। ये दो आपने सिमिलर एटम्स लिए हैं एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के, ये आपने दो एटम्स लिए आइडेंटिकल एटम नॉन बॉन्डेड स्टेट के अंदर, दोनों ही डेफिनेशंस आ रहे हैं इसके अंदर। आगे बढ़े, लिखो इसमें एक एग्जांपल लिख लो। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन
between two chlorine atoms of adjacent molecules. थ्री सिक्सटी पिकोमीटर, 360 पिकोमीटर। तो अगर आपको क्लोरीन की वैंडरवाल्स रेडियाई निकालनी है, वैंडरवाल्स रेडियस निकालनी है, तो 360/2 कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0, 180 पिकोमीटर। ठीक है जी। अब फटाफट से रीज़न लिख लेते हैं कि कोवेलेंट रेडियस छोटी होती है, वैंडरवाल्स रेडियस बड़ी होती है। लिखो, एक लाइन इसमें और लिख लो, एक लाइन और लिख लो। इनर्ट गैसेज एक्सेप्ट जिनॉन एंड क्रिप्टन। सिंबल्स लिखना भाई इनके, जिनॉन्स एंड क्रिप्टन के सिंबल्स लिखना। इनर्ट गैसेज एक्सेप्ट जिनॉन एंड क्रिप्टन, क्रिप्टॉन बोलो, क्रिप्टन बोलो, डू नॉट फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स, डू नॉट फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। क्रिप्टन और जिनॉन को छोड़ के नोबल गैसेस कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ये आपको क्रिप्टन और जिनॉन के कंपाउंड्स आपको ज़्यादातर इन जनरल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये, इसलिए इनके साथ इनके कंपाउंड मिलते हैं। इसमें लिखो आप, इनर्ट गैसेज एक्सेप्ट जिनॉन एंड क्रिप्टन डू नॉट फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स, therefore their atomic radii are usually expressed in terms of van der Waals radii, which are also sometimes called as inert gas radii, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस के अंदर कोवेलेंट और वैन डर वाल खत्म कर दिया है। इनका कंपैरिजन लिखो फटाफट से। इसमें लिख लो आप, वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ एन एलिमेंट, सर जी जगह किसके लिए छोड़ी है? ये जगह किसके लिए छोड़ी? मेरे लिए। वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ एन एलिमेंट is always larger than its covalent radius, because of the following two reasons। दो रीज़न मैंने बता दिया, बस लिखवाने हैं। Because of the following two reasons। पहला रीज़न लिखो, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पहला रीज़न लिखो, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, therefore the internuclear distance are much larger than those between covalently bonded atoms। are much larger than those between covalently bonded atoms, therefore van der Waals radii
आर ऑलवेज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियाई। ठीक, पहला रीजन हो गया। दूसरा लिखो। Since a covalent bond is formed by overlap of two half-filled atomic orbitals, a part of the electron cloud becomes common. Therefore covalent radii are always smaller than the van der Waals radii. Therefore, covalent radii are always smaller than the van der Waals radii. नेक्स्ट हेडिंग मेटालिक रेडियस। तो एक बात तो क्लियर हो गई है, कंक्लूजन लिख लो आप। कंक्लूजन यहां लिख देते हैं। जो कोवेलेंट रेडियाई होगी, जो कोवेलेंट रेडियस होगी, वो छोटी होगी किससे? वैन डर वाल्स रेडियस से। ये कंक्लूजन है। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस को समझाने से पहले मैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात करूंगा। क्रिस्टल लैटिस आप लोगों को पता है क्या होती है? लिख लो। अ 3 डायमेंशनल अरे मतलब अरेंजमेंट। अ 3 डायमेंशनल अरे ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, क्रिस्टल लैटिस, LATTICE। 3 डायमेंशनल अरे ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। इन स्पेस 3 डायमेंशनल अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स इन स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। मैं आपको ना NaCl की क्रिस्टल लैटिस समझाता हूँ। ठीक है, जल्दी से समझना। NaCl के अंदर Na का साइज छोटा है तो कॉस्को की बॉल एज्यूम कर लो। क्लोरीन का साइज बड़ा है, फुटबॉल एज्यूम कर लो। ठीक है जी, इसको आप परफेक्ट क्यूब कंसिडर कर लो। ऐसे ये रूम है नहीं तरीके से, इधर भी दीवार आप कर दो, इसको भी बंद कर दो। ठीक है जी। कितने कॉर्नर होंगे एक रूम के अंदर? कितने होंगे? तुमने 8 तो फिर भी नहीं गिने। 1 2 3 4 सर 8 होंगे। तो गिनो तो ठीक से। 8। कॉमन सेंस, अभी तो गलत दिए थे आंसर। कॉमन सेंस। 8 कॉर्नर्स हो गए। अब ध्यान से सुनना। बड़ी वाली बॉल क्या थी? क्लोरीन, मतलब फुटबॉल थी। आपने फुटबॉल को क्यूब के कॉर्नर पे, मतलब रूम के कॉर्नर पे रखना है। सॉरी, आपने फुटबॉल को रूम के कॉर्नर पे रखना है। फुटबॉल का सेंटर, रूम का कॉर्नर कोइंसाइड करना चाहिए। हो गया इमेजिन? तो एक फुटबॉल वहां होगी, एक यहां होगी, एक यहां, एक यहां, 4 नीचे होगी। सही है? इतना क्लियर है?
पक्का क्लियर है? पक्का। अब लेते हैं हाँ सोरो, क्यों कॉर्नर पे रख दिया। फेसेस कितनी है? फेसेस 6 है, 6 है, गिन लो 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो फेस का सेंटर यहाँ पर होगा, फुटबॉल को यहाँ रख दो, ठीक है। हाँ 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 हाँ, फुटबॉल को यहाँ रख दिया, कहने का मतलब क्लोरीन को आपने यहाँ रख दिया, ठीक है जी। इस तरीके से रखा कि आधा फुटबॉल यहाँ पे, आधा फुटबॉल पीछे। इन अ सिमिलर वे यहाँ रखो, इन अ सिमिलर वे यहाँ रखो, नीचे रखो, ऊपर रखो, यहाँ रखो। इतना क्लियर है? ये इमेजिन करना है। बट आप ये समझो कि मैं तो सिर्फ इसी रूम के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके रूम के इधर भी तो रूम होगा, इसके रूम के इधर भी रूम होगा, इधर भी होगा, पीछे भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, सब जगह होगा, सब बेसिकली सब जगह होगा। क्लोरीन मैंने रख दिया है, अब बचा सोडियम। आप मुझे ये बताएं क्यूब का कितनी एजेस है, मतलब एक रूम में कितनी एजेस होती है? 12 होती है, ठीक है ना। 4 ऊपर 4 नीचे 4, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सोडियम को मतलब कॉस्को बॉल को एज के सेंटर पे रखना है। कॉस्को बॉल सोडियम एज के सेंटर पे रखना है। अरे सोडियम का साइज क्लोरीन के कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसलिए मैंने सोडियम को कॉस्को बॉल बना दिया और क्लोरीन को फुटबॉल बना दिया। तो आपने अब रख दिया एज के सेंटर पे, सारी एजेस पे रख दो, ठीक है। एक सोडियम को आपने यहाँ रखना है बॉडी के सेंटर पे। प्लेसिंग याद हो गई? लिख दूँ प्लेसिंग? ड्रॉ करेंगे, कर तो जाएंगे बट टाइम खत्म हो जाएगा, तो अगली क्लास में कर दूंगा ड्रॉ। फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ Cl माइनस कहाँ पर होगा? एट कॉर्नर, एट फेस सेंटर। और Na प्लस कहाँ पर होगा? एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, प्लस बॉडी सेंटर। अब आपने क्या करना है, एटम को छोड़ते हुए सब कुछ गायब कर दो, दीवारें एंड ऑल सब कुछ गायब कर दो। जस्ट इमेजिन, तो आपको एक अरेंजमेंट नजर आएगी, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन फिर सोडियम, फिर क्लोरीन फिर सोडियम, ऐसे इधर जा रही होगी अरेंजमेंट, इधर जा रही होगी, ऊपर जा रही होगी, सब जगह जा रही होगी। अरे इस रूम के बगल में एक और रूम है ना, तो जो अरेंजमेंट आपने यहाँ रखी वही अरेंजमेंट बगल वाले रूम में भी तो रखोगे। तो इनफाइनाइट होती है अरेंजमेंट, कोई एंड नहीं है। तो आप सोचोगे सर हम नमक का क्रिस्टल तो देखते, वो तो एंड है, सरफेस नजर आती है ना, वो आप तोड़ देते हो, उसका कोई अंत नहीं है, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, अनलेस आप ब्रेक ना करो। तो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट समझ आई? इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को आप एक पैटर्न में अरेंज करते हो, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करते हो, उसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अभी हम इस टॉपिक तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि मुझे ये समझाना था, तो आज यहीं रोकते हैं। 2 ग्रुप सीख लो फटाफट से, 2 ग्रुप सीख लो। ग्रुप 1 सीख लिया था आप लोगों ने, ग्रुप 2 सीख लिया, ग्रुप 3 सीख लिया, ग्रुप 4 सीख लिया, ग्रुप 5 भी सीख लिया। ग्रुप 6 देखो, क्रोमा वाले सैमसंग, क्या बोल रहे हो? चाइनीज मोमोज वाले, ऐसे मत बोलो, तो ये तो रेसिज्म हो गया, ये तो रेसिज्म हो गया ना। आप तो क्रोमा वाले सैमसंग, इसका नाम है क्रोमियम, इसका नाम है क्रोमियम, इसका नाम है मॉलिब्डिनम, इसका नाम है टंगस्टन। अब तो एलईडीज का चलन है, पहले बल्ब में एक कॉइल नज़र आती थी, सूर्या बल्ब 10 रुपये, तो वो जो कॉइल उसके अंदर नज़र आती थी वो टंगस्टन की होती थी, ठीक है ना। अब चलन ही बिल्कुल थोड़ा बदल रहा है। हाँ मुझसे बोलो भाई, मुझसे बोलो भाई, क्या बात है, ठीक है जी। और इसके लिए मैजिक नंबर क्या होगा? 18 32 32, ठीक है जी। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। 24 में 18 ऐड करो, 42। 42 में 32 ऐड करोगे 74। 74 में 32 ऐड करोगे 106।
क्रोमा, ये आप रीड कर दो, क्रोमा वाले सैमसंग। अरे कुछ यार आप दिल पे मत लगाया करो इन चीज़ों को, हमें ट्रिक सीखने, सिंबल्स लिखना सीखना है। ये ना लोगों को आसानी से याद नहीं होते, मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, अगला कौन सा है? मैंगनीज वाला ग्रुप है, ये था आपका छठा ग्रुप था ये। 2+4 सिखाया था ना, 2+4 छठा ग्रुप था ये। हमें भी बता के जाना क्या बातें कर रहे हो, ठीक है? क्यूरोसिटी हो रही है। ग्रुप 6, ग्रुप 7 भी देख लो। ग्रुप 7 है आपका मैंगनीज वाला ग्रुप। मेरा तेरा रिजल्ट बेकार, या बढ़िया कर लो, या बढ़िया कर लो। मेरा तेरा रिजल्ट बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरा तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा। मैंगनीज, मैंगनीज टेक्नीशियम, रीनियम, भोरियम। ये तो वही वाला एलिमेंट है ना, कंट्रोवर्शियल एलिमेंट। नीज, भोरियम और भोरियम 107 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो कुछ नहीं है, देखो मैचिंग नंबर बात करना चाहते हो तो 18, 32, 32। ठीक है जी, 18 से 24 से 25 हो गया, 42 से 43 हो गया, 74 से 75 हो गया, 106 से ये 107 आ गया। तो 2 ग्रुप और आ गए, 2 ग्रुप और आ गए। ठीक है जी, आज के लिए यहीं है, यहीं रोकते हैं क्लास को। ठीक है जी, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।